अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण और पर्यावरण। दरअसल भूमंडलीकरण विभिन्न राष्ट्र को, विभिन्न राज्य को एक नियम कानून के तहत अभिलेखबद्ध करने की एक प्रक्रिया है। यह पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील करने की एक प्रक्रिया है। यह देश की संप्रभुता नहीं बल्कि भूमंडलीकरण की संप्रभुता का वर्चस्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भूमंडलीकरण का प्रभाव काफी व्यापक रूप से पड़ा है और यह एक इस तरह की विचारधारा के रूप में न केवल प्रस्तुत हुई है बल्कि छा गई है, आवरणबद्ध हो गई है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो, भूमंडलीकरण की आबोहवा में हर एक देश सिमटे नजर आ रहे हैं और भूमंडलीकरण की वर्तमान परिपाटी पारंपरिक वैश्विक स्वरूप से भिन्न है। व्यापार की बातें, पूंजी की प्रवाह हर हमेशा होती रही है, लेकिन आज राष्ट्र राज्य उत्पाद के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि आज इसका वैश्विक स्वरूप राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों तक में छा चुका है। वहीं अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। और इसमें इस पर्यावरण में क्षिति, जल, पावा, गगन, समीरा हर कुछ आ जाता है। प्रकृति का हर एक कण इसमें सम्मिलित हो जाता है। हर तरफ जो घेरे हुए वातावरण का निर्माण करता है, यह पर्यावरण का घटक कहलाता है। और ये तमाम पर्यावरण के तत्व व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और न केवल व्यक्ति बल्कि तमाम प्रकार के जीव जंतु इसी पर्यावरण के घटक पर निर्भर हैं। और पर्यावरण के प्रमुख बातों को देखें तो इसमें इस वातावरण में न केवल पृथ्वी भौतिकवादी स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप है, बल्कि इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के प्राकृतिक भौतिक तत्व हमें दिखते हैं। हम पृथ्वी पर इसमें जल को भी देखते हैं, सागर को भी देखते हैं, गैस को भी देखते हैं, नदी को देखते हैं, पर्वत, झील, झरना, तालाब, नदी, घाटी, पहाड़, पत्थर, पेड़, पौधे, हर चीज देखते हैं। मिट्टी देखते हैं, जीवित प्राणी देखते हैं, जलीय जीव देखते हैं। हर कुछ तो इसी पर पर्यावरण में देखते हैं। और अगर हम इस पर्यावरण में प्रदूषण को देखते हैं तो वह भी इसी पर्यावरण की देन है। आज इस बदलते पर्यावरण के साथ ही भूमंडलीकरण के में जो पर्यावरण की बदलती स्थिति है, इस पे हर एक नागरिक प्रभावित होता है। बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े उत्पादक के साथ साथ एक सामान्य नागरिक भी प्रभावित होता है। इसे एक छोटा सा उदाहरण देख के समझ सकते हैं। आज अगर रेफ्रिजरेटर का यूज हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लुभाने का प्रयास आम लोगों को करती है कि आप इसका इस्तेमाल करें, ठंडे पेय पदार्थ या इसके अन्य कई एक उपयोग हैं, या कोई एयर कंडीशनर का उपयोग करता है। तो हालांकि और उसके बाद इसके दुष्परिणाम की बात जब होती है तो ये पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। और इसका दुष्प्रभाव जो नहीं उपयोग करता है उसको भी आज भोगना पड़ता है। और यही उत्सर्जन वाली बात औद्योगिक कल कारखाने के संदर्भ में भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड विकसित देशों द्वारा ज़्यादा छोड़ी जाती है ग्लोबल, लेकिन वहीं ग्लोबल वार्मिंग का जब प्रभाव पड़ता है यह पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहाँ पर भूमंडलीकरण और पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से आर्थिक संदर्भ को देखते हैं, मुक्त व्यापार को देखेंगे और व्यापार की शर्तें इसके अंतर्गत किस तरह तय की जाती है, व्यापार और पर्यावरण कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पर मुक्त व्यापार और पर्यावरण की बात देखते हैं तो भूमंडलीकरण में व्यापार में
आप जानते हैं कि निवेश में मुक्त प्रवाह की बात होती है, मुक्त व्यापार की बात होती है, किसी प्रकार के बंधन की बात नहीं होती है। हालांकि हम देखते हैं कि इस प्रकार कि मुक्त व्यापार का पर्यावरण समूह के लोगों द्वारा हमेशा विरोध किया जाता रहा है और वे लोग भूमंडलीकरण को हानिकारक समझते हैं। मुक्त व्यापार को अधिक उत्पाद और आय के माध्यम के रूप में जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखती है, वहीं उनका उद्देश्य कहीं न कहीं ये संसाधनों की अधिक क्षमता होती है और संसाधनों के उपयोग के कारण प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होना सुनिश्चित होता है। हम यह भी देखते हैं, पर अधिक मुक्त व्यापार होगा तो व्यापार निवेश होगा, उत्पादन का भूमंडलीकरण हो जाता है, परिवहन कार्यों में वृद्धि होती है और कहीं न कहीं यह अंततः प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और विदेशी निवेश पर्यावरण की दृष्टि से एक तरह से जो मैत्रीपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रोत्साहन को कम करती है और व्यापार का परिणाम वो सिर्फ उनका उद्देश्य ही होता है बाजार को हथियाना और औद्योगिक व्यवस्था हो, कृषि व्यवस्था हो, सबका अपने मनोनुकूल ढंग से उसका पुनर्स्थापित करना। वहाँ कई प्रकार की उत्पादनकारी इकाइयाँ हो सकती है और कई कारखाने हो सकते हैं जो कि रुचिकर हो पर लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन वे लोग वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं, अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन करते हैं। कृषि तकनीकों का भी ये निवेश कर अपना मनमाफिक प्रयोग करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वे लोग अपने अनुकूल मोड़ते हैं, लेकिन वो पर्यावरण की वे पूर्णतः अनदेखी कर देते हैं। पर्यावरण की उन्हें कोई चिंता नहीं होती है और घरेलू मुक्त बाजार भी कहीं न कहीं उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण से बाजार विफलता बढ़ने की संभावना होती है। इस मुक्त व्यापार में सिर्फ चलता है पूंजीपतियों का। वे अपना पूंजी लगाते हैं और अपनी मनमाफिक व्याख्या करते हैं। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि दरअसल ये भूमंडलीकरण की अवधारणा ही विदेशी पूंजी के नारे के साथ आई और लोगों के दिमाग में यह बातें बैठा दी गई कि विदेशी पूंजी आएगी तो नए कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में इससे वृद्धि होगी और ऐसा होगा तो हमारा विकास होगा, मानव विकास होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, विदेशी मुद्राओं में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। मगर बात यह भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी बातें होती है तो उदारीकरण के आए, मुक्त व्यापार के आए 3 दशक हो गए। ऐसे में यदि आज भी गरीबी और बेरोजगारी दिखती है तो फिर कहीं न कहीं यह भूमंडलीकरण की नीति, इस मुक्त व्यापार की नीति पर प्रश्न तो उठता ही है। यदि ऐसा होता तो आज न रोजगार होता, रोजगार में कमी होती, न पूंजी की कमी होती, देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। लेकिन आज भी गरीबी, कमजोरी जैसी स्थिति दिखती है। ऐसे में मंथन की स्थिति तो उत्पन्न जरूर होती है कि ये विदेशी कंपनियां भारत में आकर किस तरह शेयर का खेल खेलती है, निवेश का खेल खेलती है और स्थिति सिर्फ बीआरएस से ही समाप्त नहीं होगी। सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चलाकर नौकरी से बाहर आने का लालच दे दिया। इसे लालच था या ये छटनी थी, इस बात को भी समझने की जरूरत है। वो नीति कहाँ तक सार्थक है, यह भी बात समझने की जरूरत है। व्यापार और पर्यावरण की शर्तें, तो यहाँ पर ब्रुटलैंड आयोग 1987 का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि उनका विचार था कि बहुधा विश्व सामग्री व्यापार विकासशील विश्व में संसाधन क्षीणता को प्रोत्साहित करता है। हम यह देखते हैं कि यह मुक्त व्यापार और व्यापार की जो बातें हैं, यह अमीरों के लिए एक समाजवाद जैसी व्यवस्था की काम करता है और उसका कीमत आम जनता को उठाना पड़ता है, गरीब जनता को उठाना पड़ता है। और यहाँ पर
मानवाधिकार की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, मुक्त बाजार की बात हो, ये अग्रणी जो औद्योगिक समाज घराने होते हैं, ये इनका लाभ लेते हैं। पूरी आज वैश्वीकरण के बाद पूरे विश्व भर में वो इनका लाभ लेते हैं। और प्राकृतिक संसाधन, एक और भूमंडलीकरण है तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन का ये लोग हर संभव, अति संभव कहें तो प्रयोग करते हैं, और इसके कारण कई तरह के नुकसान की भी उठाना पड़ता है। और निर्यात हर एक देश के लिए संभव नहीं है कि वह निर्यात सामग्री को उस हद तक पूरा कर सके जिससे कि पर्यावरण लागत के संदर्भ में वो सामंजस्य बनाता रहे। ब्रुंडलैंड आयोग ने विकासशील देशों के संदर्भ में निर्यात करने के व्यापार में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन ऐसी बातें व्यवहारिक स्तर पर संभव होती होगी, ऐसी बातें नहीं हो पाती है। पर्यावरण और व्यापार के बीच जो ब्रुंडलैंड परिकल्पना की गई थी, उनमें कहा गया था कि इस तरह के व्यापार के बाद हर एक देश, विकासशील राष्ट्रों की भी स्थिति सुधरेगी। इस परिकल्पना में कहा गया था कि यदि व्यापार की शर्तें घटती है तो निर्यातक देशों को केवल लगातार विदेशी मुद्रा बनाए रखने के लिए अधिकाधिक निर्यात करना चाहिए। ऐसी बातें कही जाती है कि पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ नदी झाड़ी हो, वन भूमि हो और कुछ भी हो, भूमि कटाव की बातें हो, इस पर खेती का विस्तार करने का प्रयास हो सकता है। वहीं यह भी कहा गया है कि व्यापार या घटती बढ़ती विनिमय दर हो, यहाँ पर व्यापक पर्यावरण क्षति के कारण बताए गए हैं। जैसे कहा गया कि वनों के बढ़ते हुए विनाश जब होगी तो यह भारी नुकसानदायक हो सकता है। और निर्यात वो करेगा कैसे? अगर वो कटाव करता है, वन की कटाई करता है, तो फिर यहाँ पर वो नुकसान की स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं कि 1980 का वह दशक, जब हाथी के दांत के अफ्रीका से खुलेआम निर्यात होने लगा, तो वहाँ पर इसका फिर असंतुलन देखा गया कि 1/3 हाथी की आबादी ही नष्ट हो गई, वनों का ही सामूहिक विनाश हो गया। तो मुक्त व्यापार का दबाव तो ये देश झेल रहे हैं, वे उसके टक्कर में नहीं आ रहे हैं, पर अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों की। और मुक्त व्यापार का पर बल तो दिया जाता है, लेकिन यह हर एक देश के लिए व्यावहारिक नहीं हो पा रहा है, लाभदायी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि निर्यात पर बढ़ती हुई निर्भरता का परिणाम फसल उगाने के पैटर्न में कई अनुचित और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक परिवर्तन हो रहा है। हम यह भी देखते हैं कि थाईलैंड का जिक्र कि यहाँ कस्सावा का मांग बढ़ा, तो छोटे किसानों ने पहले अपने वन युक्त भूमि में कस्सावा का विस्तार करने के लिए वे तैयार हुए, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। तो वहाँ पर देखा गया कि जब कस्सावा का उत्पादन अधिक हो रहा है, तो वहाँ मृदापरण की जैसे बातें देखने को मिली। मृदा पोषक के तत्व जो थे पूर्व से, वे नष्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह भूमंडलीकरण, पर्यावरण मिला हुआ है, और भूमंडलीकरण के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। और इसी तरह निगम संस्कृत, कॉर्पोरेट कल्चर जो है, वह भी पर्यावरण विनाश के दृष्टांत आपको के रूप में देखने को मिलते हैं। वनों का कटाई हो जाए या तो उससे न केवल वन करते हैं, बल्कि अपनी मानवीय संस्कृति का भी विनाश होता है। बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नाइजीरिया में ओगोनी क्षेत्र में व्यापक निष्ठुर परिस्थिति की क्षति पहुंचाएगी, और उन लोगों की आजीविका की भी समाप्ति हो गई। तो इस तरह भूमंडलीकरण कहीं-कहीं प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में दिखती है। हम अपने देश के संदर्भ में भोपाल कांड को देख, 1984 तो दिसंबर का शायद, तो वहाँ यूनियन कार्बाइड कारखाने में कि किस तरह वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, और सैकड़ों हताहत तो हजारों लोग ब्लाइंड हो गए थे। तो इस तरह की औद्योगिक त्रासदी या भूमंडलीकरण की ही देन है। औद्योगिक कल कारखाने स्थापित होने के बाद इस तरह की मानवीय आपदा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और भूमंडलीकरण की अस्थिरता के लिए के हित में पर्यावरण संबंधी अस्थिरता का भी होना आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी मानदंड को देखें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं
कि विश्व व्यापार संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना ने अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर बहस तो होती है, लेकिन पर्यावरण संबंधी बातों को दरकिनार कर डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से औद्योगिक घराने विकासशील राष्ट्रों पर एक तरह से अपनी नीति को थोपते हैं। अगर आप इससे व्यापार करते हैं तो आपकी नीति नहीं चलती है, और दोहरा मापदंड एक तरह से यहाँ पर औद्योगिक देश रखते हैं, और कमजोर राष्ट्रों के लिए, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी अपनी प्रभुसत्ता के लिए ये पर्यावरण संबंधी मुद्दे कहीं न कहीं इन पर भारी पड़ जाते हैं। पर्यावरण उद्योग को प्राप्त करने के लिए इनके व्यापार संदर्भ संबंधी जो भी बातें होती है, यहाँ पर वे अपनी शर्त आरोपित करते हैं डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से कुछ जो कार्य नहीं होने चाहिए वे हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हाथी के दांतों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रकार के बाधाएं विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनकी पर्यावरण संबंधी नीति सही नहीं है। मांगे पर्यावरण के मानदंड का अनुसरण यहाँ पर यदि होता है तो एक पक्षीय होता है, और इस पर आयात प्रतिबंध थोपे जाते हैं, और एक तरह से संरक्षणवादी उपाय वे लोग अपनाते हैं, विशेष करके प्राकृतिक संसाधन संपन्न विकासशील देशों में आय को घटाते हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंधों से व्यापार संबंधी विवाद बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश अपनी मनमानी कैसे करते हैं, औद्योगिक घराने के लिए अलग वे लोग अपने कैसे करते हैं। यहाँ उन्मुक्त व्यापार की बात वे करेंगे, लेकिन जो अंतर विरोध उपजता है इस बारीकी में नहीं देखा जा सकता है। अमेरिका में अगर हम जोत की से बातें देखें तो वहाँ विशाल है जोत का आकार, लेकिन वहीं कुछ जिस देश में छोटी जोतों की ये स्थिति है, तो वहाँ पर वे तो उससे टिक नहीं पाएँगे, और वे इनके माध्यम से दबाव डालते हैं कि इन जहाँ-जहाँ जिस देशों में छोटी जोत है, उन्हें सब्सिडी नहीं दिया जाए। ऐसे में तो इनका अस्तित्व समाप्त ही होगा। वहीं फ्रांस, जापान, उन सबों की भी स्थिति यही है, और सब्सिडी संरक्षण वे अपने देशों में दूसरे माध्यम से देते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रों को सब्सिडी देने से, किसानों को संरक्षण देने से मना करते हैं। और जबकि कृषि कोई उद्योग नहीं है, जहाँ कृषि चलती है वहाँ जीवन चलती है, एक तरह से जीवन पद्धति के रूप में वे लोग लेते हैं, इसे प्राकृतिक दृष्टि से वे लोग लेते हैं, और इसका समुदाय, कृषि समुदाय एक तरह से पर्यावरण की रक्षा से संबंधित होती है। जापान जैसे देशों में भी जोत के आकार छोटे ही हैं, लेकिन वहाँ औद्योगिक विकास संबंधी बात होती है, और गांव के लघु उद्योग भी सिर्फ उद्योग नहीं होते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि यह एक जीवन पद्धति के रूप में होते हैं, एक विशाल समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती है तो उनके घरेलू उद्योग की परंपरा समाप्त सी हो जाती है। पर्यावरण संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक प्रकार की नीति पूरे सभी देशों पर थोपना सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि विश्वव्यापी समस्या पर्यावरण की समस्या को तो देखा जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करें तो अकेले अमेरिका पूरी दुनिया का 1/4 उत्सर्जन करता है। ऐसे में सभी राष्ट्रों पर एक तरह के प्रतिबंध की बातें सही कैसे हो सकती है। पर्यावरण मानक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ बढ़ेगा, और उच्च मानक पर कैसे जोर दिया जा सकता है हर जगह। यहाँ पर एक बात और उभरती है कि व्यापार से पर्यावरण को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और व्यापार
उदारीकरण के लिए कई आपत्तियां उठाई गई है, जैसे कि उससे पर्यावरण नष्ट हो सकता है। अधिक व्यापार जब होगी तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन का आधार अधिक आय होता है कि आय अधिक प्राप्ति होती है, और इससे क्या होता है, संसाधन हमारे समाप्त होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाने लगते हैं, और पर्यावरण संबंधी मानक के संदर्भ में सही कदम नहीं उठाए जाते हैं। दोरंगी नीति अपनाई जाती है और पर्यावरण को अधिक क्षति होती है। विकासशील देश पर्यावरण मानदंड को विकसित देशों द्वारा थोपे जाने वाले आवश्यक संरक्षण का पिछले दरवाजे के रूप में उपयोग करते हुए दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 3 श्रेणियों में कम से कम काम करने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान के लिए, जैसे कि जो क्षेत्रीय समस्या उभरती है, पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संसाधन है उसके साथ काम करना चाहिए, और इससे एक देश की कार्रवाई अन्य को प्रभावित करती है। हम सीमा पार प्रदूषण की समस्याओं पर विचार करते हैं तो हम अम्लीय वर्षा या अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्षेत्रीय समुद्र का प्रबंधन इसमें शामिल है। दूसरी बातें यह होती है कि पर्यावरण संसाधन या संवाधन की बातें होती है, संवाधन की बात, जैसे वायुमंडल की बात हो या गहरे महासागर की बात हो, तो कोई भी देश यदि इस संदर्भ में कार्रवाई करती है तो यह दूसरे देशों को भी प्रभावित करती है या अन्य देशों पर प्रभावित होती है। इसमें हम ग्रीन हाउस गैस की बातें कर सकते हैं, जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, और इस उत्सर्जन से ओजोन की परत निरंतर कमजोर होती जा रही है। तीसरी ऐसी भी बातें होती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन बाजार में नहीं दिखता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा की बात, वन की बात, या कोई विशेष संरक्षण आवास की बात। तो कई तरह की प्रजातियां की बात होती है जो कि महत्वपूर्ण है उस देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, मानव जाति के लिए, लेकिन हर कुछ संधि समझौते में नहीं आ सकते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बारीकी से इस पर मंथन करना पड़ेगा।